हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं अल्टरनेटर के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके द्वारा यानी इस टॉपिक के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, या मान लीजिए पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी आपको। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जिस भी कैंडिडेट ने पिछले चैप्टर नहीं देखे देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से कवर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना डिसलाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अल्टरनेटर। पहला क्वेश्चन है अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी अल्टरनेटर से आप क्या समझते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसको ऐसी प्रकार की ऊर्जा में, यानी जो भी यांत्रिक ऊर्जा होगी, यांत्रिक मतलब जैसे मान लो कोई भी जनरेटर द्वारा या किसी मशीन के द्वारा घुमाते हैं अल्टरनेटर को, तो उस अल्टरनेटर से जो आउटपुट हमें प्राप्त होगी वो होगी ऐसी टाइप की, यानी अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर या एसी जनरेटर कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये फेमस क्वेश्चन है। ये फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट हमारा है फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो क्या होता है। और थोड़ा ध्यान से समझना, जिसके सिद्धांत पर ये अल्टरनेटर या एसी जनरेटर जो कार्य करता है वो किसके सिद्धांत पे करता है? फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। इसके अनुसार क्या होता है, जब किसी चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच, एक कोई चालक है और एक चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों के बीच सापेक्ष गति के कारण जो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, या जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो आपस में कटती है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल या ईएमएफ पैदा हो जाता है। उससे क्या बोला जाता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या होती है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र होना जरूरी है, दूसरा आर्मेचर होना जरूरी है जो बीच में गति करेगा, यांत्रिक ऊर्जा होनी जरूरी है, यानी उसको घुमाने वाला या घूर्णित करवाने वाला कोई भी सिस्टम, और स्लिप रिंग और ब्रूस होने चाहिए। यानी इन 4 चीज़ों को मौलिक आवश्यकताएं होती है, यानी जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अल्टरनेटर की जो संरचना होती है वो किसकी संरचना से मिलती जुलती है? वो मिलती जुलती है डीसी जनरेटर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर के मुख्य भागों के नाम क्या क्या होते हैं। बॉडी, स्टेटर, रोटर और एक्साइटर, यानी 4 होते हैं। बॉडी होगी, स्टेटर हो गया, एक होता है रोटर। रोटर घूमने वाले को बोलते हैं स्टेटर, जो बाहरी बॉडी होती है उसकी वाइंडिंग की जाती है उसे स्टेटर बोला जाता है। एक होता है एक्साइटर, जो कि मिनी डीसी जनरेटर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। अल्टरनेटर की बॉडी को किस धातु पर अल्टरनेटर की जो बॉडी होती है उसको किस धातु के द्वारा बनाया जाता है? उसे कास्ट आयरन या कास्ट स्टील धातु के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर की बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है। जो अल्टरनेटर की बॉडी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका पहला कार्य होता है मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना। दूसरा होता है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक मार्ग प्रदान करना या पथ प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। स्टेटर क्या होती है? स्टेटर मुख्यतः आर्मेचर कोर होता है। इन कोर की आंतरिक परिधि पर स्लॉट्स यानी खांचे कटे होते हैं, इस टाइप से तिरछे, जिनमें आर्मेचर कोयल्स को स्थापित किया जाता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। आर्मेचर कोर को किस रूप में मशीन की बॉडी या फ्रेम में फिट कर दिया जाता है? एक छल्ले के रूप में। समझिए आगे होगा आप सभी को, यानी लूप बनाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। एसी करंट क्षति को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को किस प्रकार का बनाया जाता है? आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील के वार्निश आलेपित पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है आर्मेचर की पत्तियों में डक्ट क्यों बनाए जाते हैं। तो डक्ट के द्वारा वायु प्रवाहित होती है। डक्ट किसे बोलते हैं? खांचों को ही।
जिसके फलस्वरूप मशीन क्या होती है, ठंडी रहती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 13 नंबर, सामान्य खुली स्लॉट का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक होती है बंद, एक होती है अर्धबंद, इस टाइप से थोड़ा सा खुला रखा जाता है ऊपर से, और एक होती है पूरा खुला टाइप से खांचा। तो खुली स्लॉट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें तैयार कोयल स्थापित की जा सकती है तथा खराब अथवा जली कोयल को सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है? उसे रोटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, रोटर पर स्थापित क्षेत्र कोयल को किस प्रकार की पावर सप्लाई द्वारा की जाती है? यानी रोटर पर जो स्थापित क्षेत्र होता है, यह स्थापित क्षेत्र कोयल को किस प्रकार की पावर सप्लाई प्रदान की जाती है? तो थोड़ा ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। इससे एक पृथक डीसी जनरेटर यानी शंट या कंपाउंड टाइप का होता है, उससे डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर, अब बात आती है सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अल्टरनेटर के अंदर दो टाइप के पोल होते हैं, सैलिएंट और सिलेंड्रिकल। तो सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो निम्न एवं मध्यम घूर्णन वाले, जहाँ पे निम्न और मध्यम टाइप की घूर्णन गति की आवश्यकता होती है या हाइड्रो अल्टरनेटर्स होते हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी जो चाल क्या होती है, वो होती है 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम के बीच में। 375 आरपीएम का मतलब राउंड प्रति मिनट से लेकर 1000 राउंड प्रति मिनट तक इनकी चाल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, अब बात आती है उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर्स में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? तो उसके अंदर बेलनाकार पोल रोटर, जिसको सिलेंड्रिकल पोल रोटर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बेलनाकार जो पोल रोटर होता है वो किस प्रकार का होता है? इसकी लंबाई अधिक होती है हमेशा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। इसकी लंबाई अधिक होती है और व्यास कम होता है, यानी व्यास में तो पतला होता है और होता है लंबा। और यह ठोस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? ठोस स्टील का। और फील्ड वाइंडिंग स्थापित करने के लिए इसकी परिधि पर खांचे कटे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, अब बात आती है बेलनाकार पोल रोटर की घूर्णन गति एवं आउटपुट की रेंज क्या होती है? तो ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन भी है। जो बेलनाकार पोल रोटर होता है उसकी घूर्णन गति 1500 से 3000 आरपीएम के बीच में होती है, और इसकी जो आउटपुट होती है वो होती है 50,000 केवीए से लेकर 2 लाख केवीए के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, अब बात आती है बेलनाकार पोल रोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर्स तथा टर्बो अल्टरनेटर्स में इनका प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान देना है। यानी बेलनाकार पोल रोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर्स तथा टर्बो अल्टरनेटर्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, अब बात आती है एक्साइटर से आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्साइटर से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी उसका मतलब क्या होता है? यह एक शंट वाउंड अथवा कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है जिसे रोटर सॉफ्ट पर भी स्थापित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यह डीसी जनरेटर होता है एक टाइप से, जिसको हम एक्साइटर बोलते हैं, जिसकी जो एक मौलिक आवश्यकता होती है अल्टरनेटर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, एक्साइटर के श्रेणी क्रम में संयोजित रियोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो रियोस्टेट क्या होता है दोस्तों? रियोस्टेट होता है एक रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल टाइप का होता है, यानी प्रतिरोध, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी मान के ऊपर। तो इसके द्वारा रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को घटाया बढ़ा सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर, अल्टरनेटर में स्टेटर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल कब पैदा होता है? जब रोटर स्टेटर के बीच घूर्णन गति करता है। जब रोटर स्टेटर के बीच घूर्णन गति करता है तो रोटर द्वारा जो स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होती है वो स्टेटर के चालकों के द्वारा छेदित होती है। एक
कटती है, जिसके फलस्वरूप स्टेटर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर। अब बताते हैं किसी लूप या चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वो की जाती है E बराबर में BI/V और साइन थीटा, जो कि वोल्ट के अंदर मान को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर के लूप चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण तथा दिशा का वक्र क्या कहलाता है? तो उसे साइन वक्र बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर। किसी अल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है F बराबर में PN पोल इंटू उसकी घुमाव गति बटा में 120, और इसका मान किस में आता है? हर्ट्ज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। रोटर को निर्धारित करने या रोटर को निर्धारित घूर्णन गति पर घुमाया जाना क्यों अति आवश्यक होता है दोस्तों? क्योंकि अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्रीक्वेंसी रोटर की घूर्णन गति पर निर्भर करती है। नोट कर लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। यानी रोटर को निर्धारित घूर्णन गति पर घुमाया जाना क्यों अति आवश्यक होता है? क्योंकि अल्टरनेटर के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल है या EMF है, वो बल फ्रीक्वेंसी रोटर की घूर्णन गति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर्स का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। पहला आता है प्राइम मूवर आधारित के आधार पर, दूसरा होता है घूमने वाले भाग के आधार पर, तीसरा होता है फेजों की संख्या के आधार पर, और चौथा होता है उत्तेजना विधि पर आधारित, और पांचवा होता है पोल की संरचना आधारित, यानी पोल की संरचना किस टाइप से है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर। अब बात आती है प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर, स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर और ऑयल इंजन अल्टरनेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर। घूमने वाले आधार पर अल्टरनेटर्स को वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें पहला होता है दोस्तों रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, जिसमें आर्मेचर रोटेट होता है। दूसरा होता है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, जिसमें फील्ड होती है उसको रोटेट करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर। अब बात आती है उत्तेजना के आधार पर अल्टरनेटर्स के प्रकार आपको बता दें कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है स्वयं उत्तेजित अल्टरनेटर, दूसरा होता है पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर। पोल की संरचना के आधार पर अल्टरनेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। मैंने आपको बताया था सैलिएंट पोल टाइप होता है, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल टाइप। तो इसका मतलब इसमें क्या दे रखा है? सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर और स्मूथ सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर। अब बात आती है प्राइम मूवर किसे कहा जाता है? तो किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को घुमाने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक प्रणाली प्राइम मूवर कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर। वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर में पोल्स की संख्या अधिक क्यों रखी जा सकती है? क्योंकि इसमें अल्टरनेटर की घूर्णन गति कम होती है। यानी वाटर टर्बाइन जो अल्टरनेटर होते हैं उनमें पोल्स की संख्या की बात हो रही है, वो अधिक क्यों रखी जाती है? क्योंकि इसमें घूर्णन गति कम होती है, इसलिए पोल्स की संख्या को ज़्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर। अब बात आती है ऑयल इंजन अल्टरनेटर्स का उपयोग कब किया जाता है? तो विद्युत सप्लाई असफल हो जाने अथवा पावर कट की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर। अब बात आती है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर में आर्मेचर कहाँ पर गति करता है? तो इसमें आर्मेचर स्थिति चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन गति करता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर। अब बात आती है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कम शक्ति अल्टरनेटर के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर।
अब बात आती है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र कैसे गति करता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो इस प्रकार के जो अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो स्थिर आर्मेचर के मध्य घूर्णन गति करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में रोटर वाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए उन्हें डीसी किनके द्वारा प्रदान की जाती है। तो वो की जाती है 2 स्लिप रिंग्स के द्वारा। एक होता है स्लिप रिंग, एक होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग तो इसके द्वारा डीसी और स्लिप रिंग के द्वारा एसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर। सिंगल फेज अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो जिससे उनमें प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ने वाले एडिटिव स्वभाव का हो, यानी जुड़ने वाले स्वभाव का हो, मान लीजिए। सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। यानी सिंगल फेज अल्टरनेटर की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है या संयोजित किया जाता है, क्योंकि जिनमें या उनमें प्रेरित होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो आपस में जुड़ने वाले स्वभाव का हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर। अब बात आती है 3 फेज वाले अल्टरनेटर में 3 वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित की जाती है। तो वो की जाती है 120 डिग्री के कोण पर। ये तो सभी को पता है क्योंकि 3 फेज है। यहाँ पे 3 फेज में 360 डिग्री होता है, भाग दिया 3 का, आया आंसर 120। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर। 3 फेज अल्टरनेटर में क्या दोष पाया जाता है। ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में भी कई बार पूछा गया है, टेक्निकल हेल्प में भी आता है। इसमें लोड का मान परिवर्तित या बदलने पर या चेंज होने पर जो क्षणिक रूप से अल्टरनेटर की घूर्णन गति है उसमें भी परिवर्तन होता है, जिससे हंटिंग या फेज स्विमिंग दोष बोला जाता है। समझिए आगे का आप सीखो। यानी 3 फेज अल्टरनेटर में क्या दोष पाया जाता है, हंटिंग या फेज स्विमिंग दोष। क्यों पाया जाता है इसका रीजन भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना, दिया गया है यहाँ में। क्योंकि लोड का मान परिवर्तित होगा तो अल्टरनेटर की घूर्णन गति में भी परिवर्तन होगा, जैसे कि हंटिंग और फेज स्विमिंग दोष बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर। अब बात आती है हंटिंग अथवा फेज स्विमिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल्स में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, डैम्पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है रोटर पोल्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर। अब बात आती है स्वयं उत्तेजित अल्टरनेटर किन्हें कहा जाता है। तो स्वयं उत्तेजित कौन से होते हैं अल्टरनेटर्स दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। जिस अल्टरनेटर्स में या जिन अल्टरनेटरों में रोटर वाइंडिंग्स को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई उसके रोटर शाफ्ट पर स्थापित शंट अथवा कंपाउंड डीसी जनरेटर के द्वारा प्रदान की जाती है, वह स्वयं उत्तेजित अल्टरनेटर कहलाते हैं। यानी एक एक्साइटर के द्वारा उनको डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है, यानी रोटर शाफ्ट पर स्थापित शंट या कंपाउंड टाइप के छोटे डीसी जनरेटर होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, स्वयं उत्तेजित अल्टरनेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर। अब बात आती है स्वयं उत्तेजित अल्टरनेटर में आर्मेचर को कहाँ पर रखा जाता है दोस्तों। इनमें आर्मेचर को मशीन के मध्य भाग में स्थिर रखा जाता है और उससे सीधे ही लोड को विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर। अब बात आती है दोस्तों पूरे भारतवर्ष में 3 फेज अल्टरनेटर्स का फेज क्रम किस रूप में प्रचलित है। तो वो होता है RYB, सभी को पता होगा, रेड येलो ब्लू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर। फेज क्रम की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फेज क्रम टेस्टर अथवा फेज क्रम प्रदर्शक, यानी जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो फेज सीक्वेंस टेस्टर और फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर। अब बात आती है पिच फैक्टर से आप क्या समझते हैं। तो पिच फैक्टर किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में यानी समांतरों में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के वेक्टर योग और उनके गणितीय योग का एक अनुपात होता है या रेशियो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सूत्र क्या होता है। तो वो होता है KD बराबर में साइन नीटा गुणा में
बीटा बटा में 2 और नीटा इंटू साइन इंटू बीटा बटा में 2, यानी ऊपर वाले के विपरीत हो जाएगा नीचे वाले में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर। अब बताते हैं कोयल स्पेन का सूत्र क्या होता है। तो कोयल स्पेन बराबर होता है खांचों की संख्या बटा में पोल्स की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर। अब बात आती है प्रति पोल फेज खांचों की संख्या का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो वो किया जाता है नीटा बराबर खांचों की कुल संख्या बटा में पोल्स की संख्या इंटू फेज की संख्या। देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों कोण अल्फा इंटू कोण बीटा ज्ञात करने के सूत्र क्या होते हैं। यानी कोण अल्फा ज्ञात करने का तो सूत्र होता है पूर्ण पिच माइनस में होता है वास्तविक पिच गुणा में 180 डिग्री और भाग में आ जाएगा पूर्ण पिच। देखिए यहाँ पे इस टाइप से। और कोण बीटा निकालना है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 180 डिग्री आ जाएगा ऊपर, बटा में आ जाएगा खांचों की संख्या भाग पोल्स की संख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 53 नंबर। अब बात आती है किसी अल्टरनेटर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वो करता है प्रति पोल छेदित चुंबकीय फ्लक्स पर और चालकों की संख्या पर और रोटर की घूर्णन गति पर, यानी इन 3 चीज़ों पे प्रदर्शित होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, या निर्भर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर। अब बात आती है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार एक चालक में उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो ई एवरेज मतलब विद्युत वाहक बल औसतन डी फाई बटा में डी टी बराबर में होता है कुल फ्लक्स परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय, और इसका आंसर किस में आएगा वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईएमएफ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर। किसी अल्टरनेटर में प्रति फेज उत्पन्न आरएमएस रूट मीन स्क्वायर विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो ई आरएमएस बराबर में होता है 2.22 फाई एफ गुणा में जेड, समझिए आगे का आपसी को, जो कि वोल्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर की शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है। तो किलो वोल्ट एम्पियर में, यानी केवीए लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, या मेगा वोल्ट एम्पियर में जिसको एमवीए लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर की नेम प्लेट पर क्या विवरण दिए जाते हैं। वोल्टेज, स्पीड, फेज, केवीए, फ्रीक्वेंसी एवं टाइप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर। एक्साइटर की नेम प्लेट पर क्या विवरण दिए जाते हैं। टाइप, धारा, वोल्टेज और स्पीड, यानी कौन से टाइप की है, धारा के कितनी है उसकी, वोल्टेज कितनी है और स्पीड कितनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर। अब बात आती है वोल्टता नियमन से आप क्या समझते हैं। तो किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखते हुए उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था में शून्य लोड तक होने वाला परिवर्तन वोल्टता नियमन कहलाता है। यानी वोल्टता नियमन से आप क्या समझते हैं, अगर इसकी बात की जाए, या वोल्टता नियमन क्या होता है। तो किसी अल्टरनेटर के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनना समझा जाएगा, किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति अथवा विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखते हुए, यानी एक नॉर्मल रखते हुए, उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था में शून्य लोड तक होने वाला, यानी फुल लोड से लेकर जीरो लोड तक होने वाला परिवर्तन होता है, उसको वोल्टता नियमन बोला जाता है। यानी उसमें चेंजिंग कितनी आती है या परिवर्तन कितना होता है, उसे ही वोल्टता नियमन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 60 नंबर। अब बात आती है वोल्टता नियमन का सूत्र क्या होता है। तो वोल्टता नियमन का सूत्र होता है प्रतिशत वोल्टता नियमन बराबर में होता है VNL माइनस VFL बटा में VFL और गुणा में हो जाएगा 100। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर। अब बात आती है प्रतिशत वोल्टता नियमन का मान किस पर निर्भर करता है। तो वो करता है पावर फैक्टर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर। अल्टरनेटर में कौन कौन सी हानियाँ पाई जाती है। एक होती है ताम्र हानि, लोहे हानि और यांत्रिक हानियाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों ताम्र क्षति
या ताम्र हानियाँ अल्टरनेटर में कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 2 प्रकार की। एक होती है स्टेटर फील्ड की क्षति, एक होती है रोटर फील्ड की क्षति। क्योंकि वाइंडिंग दोनों में होती है, रोटर और स्टेटर में, इसलिए स्टेटर फील्ड की क्षति निकालने के लिए एस क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि स्टेटर की है धारा और उसकी स्क्वायर, और आर एस यानी रेजिस्टेंस किसका, स्टेटर का। और रोटर फील्ड का निकालने के लिए आर मतलब रोटर हो गया, स्क्वायर गुणा में रेजिस्टेंस किसका हो गया, वो भी रोटर का होगा, इसलिए आर प्रदर्शित किया गया नीचे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर्स के तुल्यकालीकरण, जिसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, उससे क्या अभिप्राय होता है। 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में पूर्ण समन्वय के साथ संयोजित करना उनका तुल्यकालीकरण कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर। अब बात आती है सिंक्रोनाइजेशन में रनिंग मशीन एवं इनकमिंग मशीन किन्हें कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में पहले से चल रहे अल्टरनेटर को रनिंग मशीन बोलते हैं, जो पहले से चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, रनिंग मशीन, और बाद में जो ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है उसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेटर को इनकमिंग मशीन बोला जाता है, क्योंकि बाद में आया वो और बाद में ऐड किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर। तो अल्टरनेटर्स तुल्यकालीकरण करने के लिए पालन की जाने वाली कोई 2 शर्तें बतानी है आपको। तो पहली शर्त होती है दोनों अल्टरनेटर्स की फ्रिक्वेंसी का मान समान होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको नोट करनी है इनकमिंग मशीन व रनिंग मशीन का फेज क्रम है वो भी समान होना चाहिए। समझिए आगे होगा आप सी को। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 67 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्टरनेटर्स को समांतर क्रम में परिचालित करने के कोई 2 लाभ बताने हैं आपको। तो पहला होता है इसमें एक अल्टरनेटर्स के खराब या बंद हो जाने पर दूसरा अल्टरनेटर्स विद्युत सप्लाई बनाए रखेगा अथवा ब्रेकडाउन नहीं होगा। और सेकंड होता है अल्टरनेटर्स को पूर्ण लोड पर चलाकर पूरी प्रणाली की दक्षता में वृद्धि होती है। दोस्तों ये भी नोट करना है, यानी ये 2 लाभ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर। तुल्यकालिता की कितनी विधियां होती है। तो डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि, डार्क एवं ब्राइट लैंप विधि दोनों, और सिंक्रोस्कोप विधि, यानी 4 विधियां होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 69 नंबर। अब बात आती है डार्क लैंप विधि में तीनों लैंप युगल पूर्णतः बुझ जाने का क्या अर्थ होता है। दोनों अल्टरनेटर्स के तुल्यकालिक हो गए हैं अथवा अब इनकमिंग मशीन के टीपी स्विच को ऑन करना है। समझिए आगे होगा उसी को, यानी ट्रिपल पोल स्विच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर। ब्राइट लैंप विधि में लैंप युगल के जलते बुझने या जलते बुझते रहने का क्या अर्थ होता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि दोनों अल्टरनेटर्स की फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग है, यानी अंतर है, समान नहीं है, इसलिए दोनों बल्ब जग और बुझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर। सिंक्रोस्कोप यंत्र में मोटर कैसी होती है। इसमें एक फेज वाली मोटर होती है जिसके स्टेटर अथवा रोटर दोनों पर 2 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 72 नंबर। जब रनिंग मशीन अथवा इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर हो जाने पर सिंक्रोस्कोप में संकेतक क्या प्रदर्शित करता है। तो इसमें रोटर से जुड़ा संकेतक शून्य पर स्थिर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर। पावर फैक्टर का मान इकाई हो जाने पर इनकमिंग मशीन, जो कि बाद में जोड़ी जाने वाली मशीन होता है, उसको इनकमिंग मशीन बोला जाता है, एवं रनिंग मशीन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इनकमिंग मशीन पूर्ण लोड उठा लेती है और इस समय पूर्व रनिंग मशीन को बंद किया जा सकता है, यानी जो पहले से चल रही मशीन होती है उसको बंद कर सकते हैं आसानी से। जो बाद में जोड़े जाने वाली इनकमिंग मशीन है वो पूरे लोड को उठा पाएगी अपने ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर। अब बात आती है अल्टरनेटर के लोड परिवर्तित होने का उसकी टर्मिनल वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो वो पड़ता है उसकी टर्मिनल वोल्टता घट जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर। अल्टरनेटर की विशेषताओं का अध्ययन कितने प्रकार से किया जाता है। तो वो 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे, पहला होता है ओपन सर्किट विशेषता, सेकंड होता है लोड विशेषता, तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट विशेषता। समझिए आगे होगा उसी को। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अल्टरनेटर के चैप्टर के, जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। शायद कोई छूटा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा रह गया।
क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन करा दिए कवर आपको वन लाइनर के द्वारा, यानी पूरा निचोड़ जितने भी क्वेश्चन टाइप से बन रहे हैं सभी को क्वेश्चन की तरह लिख के उनका आंसर साथ में ऐड कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 75 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उसके लगभग 200-250 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एक कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन घुमा फिरा के हम तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी क्लासेस होती है हमेशा वन लाइनर। जितना ज़्यादा वन लाइनर पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी बेटर होगी, क्योंकि उसमें आपको कोई भी टाइप से भूलने नहीं लगती है और कन्फ्यूजन नहीं होते किसी टाइप से, आपको डायरेक्टली आंसर याद रह जाता है। इसलिए ज़्यादा फ़ायदा है आपको भी इस टाइप से क्लासेस को ज़रूर देखिए। अगर आप बाकी और चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से कवर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपसे का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया कैंडिडेट है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, शेयर जरूर करना आपके पास जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट को पता चल सके। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में उनके स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कि आपके काम आएंगे हर एग्जाम में। जो कैंडिडेट ITI कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।